नागलोक में नागों की दुनिया बसी हुई थी। बहुत सारे नाग नागिन वहाँ रहते थे। उसी नागलोक में अमृता नाम की एक नागिन अपने परिवार के साथ रहती थी। अमृता की एक बहुत अच्छी सहेली थी, लेकिन वो कोई नागिन नहीं बल्कि एक परी थी जिसका नाम खुशी था। खुशी परी अक्सर अमृता से मिलने आया करती थी। जब अमृता को पता चला कि वो गर्भवती है तो उसने तुरंत इस बात की सूचना अपने पति को दी। काफी वर्षों के बाद उसके घर में संतान का जन्म होने वाला था, लेकिन अमृता मन ही मन बहुत घबरा रही थी क्योंकि नागलोक में एक काली नागिन रहती थी। काली नागिन के अंदर बहुत सारी बुरी शक्तियाँ थी। काली नागिन गर्भवती महिलाओं के गर्भ से बच्चे निकालकर उन्हें खा जाती थी। अमृता ने अपने पति से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है जी। अगर काली नागिन को मेरे गर्भवती होने के बारे में पता चल गया तो वो मेरे बच्चे को खा जाएगी और हमारा वंश आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। अमृता का पति उसे समझाते हुए बोलता है, डरो मत अमृता, मैं अपने प्राणों पर खेलकर भी अपने बच्चे की रक्षा करूँगा। उसी वक्त वहाँ खुशी परी आ गई। उसने ये सारी बातें सुन ली थी। उसने क्रोधित होकर कहा, अमृता, मेरे होते हुए किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें छू सके। तुम निश्चिंत रहो, जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाता मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अमृता के घर वालों ने किसी को भी उसके गर्भवती होने की खबर नहीं दी थी। धीरे धीरे प्रसव का समय नजदीक आने लगा। एक दिन जब अमृता अपने बगीचे में बैठकर धूप सेक रही थी, तब काली नागिन के एक गुप्तचर ने उसे देख लिया और उसने तुरंत इस बात की सूचना काली नागिन को जाकर दी। काली नागिन, अनर्थ हो गया। आप यहाँ भूख से व्याकुल हो रही हैं और वहाँ नागराज के बेटे युवराज की पत्नी गर्भवती है और आपके खाने का पूरा इंतजाम होते हुए भी आपके दोस्त युवराज ने अपनी पत्नी की सूचना आपको नहीं दी। हाँ, ये बात सच थी कि अमृता का पति युवराज काली नागिन का दोस्त था, लेकिन वो अपने बच्चे को काली नागिन द्वारा खाने नहीं दे सकता था। ये सब सुन काली नागिन क्रोधित होकर बोलती है, युवराज को तुरंत मेरे पास लेकर आओ। उसे तुरंत कैद खाने में डाला जाए। आज रात ही मैं उसके बच्चे को खाना चाहती हूँ। अपने पत्नी की गर्भवती होने की सूचना ना देकर उसने ये सिद्ध कर दिया है कि वो मेरा बिल्कुल भी अच्छा दोस्त नहीं है। काली नागिन के गुप्तचर तुरंत ही युवराज को लेकर उसके पास आ गए। तब काली नागिन ने युवराज से कहा, दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारी नागमणि की जरूरत है। हमारी दोस्ती के खातिर क्या तुम मुझे नागमणि नहीं दे सकते हो? क्यों नहीं काली नागिन, अवश्य। युवराज को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि काली नागिन को उसके पत्नी के गर्भवती होने की खबर है। वो तुरंत अपनी नागमणि काली नागिन को दे देता है। नागमणि के बिना युवराज कुछ नहीं कर सकता था। उसकी सारी शक्तियाँ नागमणि में ही थी। नागमणि हासिल करते ही काली नागिन कहती है, युवराज, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, तुमने मुझे नहीं बताया। तुमने बहुत गलत किया है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर। ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। काली नागिन, तूने मेरे साथ छल किया। अगर तुझ में हिम्मत है तो नागमणि मुझे वापस दे और फिर मुकाबला कर। ले जाओ इसे। उसके बाद रात होते ही काली नागिन अमृता के घर पहुंच गई। खुशी परी सामने आई और बोली, काली नागिन, तुम यहाँ? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं यहाँ अपने दोस्त की पत्नी अमृता से मिलने आई हूँ। माफ कीजिए काली नागिन, अमृता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। वो भी विश्राम कर रही है और वैद्य जी ने उसे उठने से मना किया है। परी, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। तुम्हें पता है ना, अगर मैंने तुम्हें एक बार डस लिया तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मुझे पता है कि अमृता गर्भवती है और मेरा भोजन उसके गर्भ में पल रहा है। फिर तो तुम ये भी जानती होगी काली नागिन कि मेरे जीते जी तुम उसे कभी नहीं खा सकती। उसके बाद परी काली नागिन के सामने अपना रौद्र रूप लेकर खड़ी हो गई। उसकी भयानक युद्ध की मुद्रा देखकर काली नागिन जोर से हंसी और बोली, तुम एक परी होकर मेरा मुकाबला करना चाहती हो? मुझे लगता है सबसे पहले मुझे तुम्हें ही यमलोक तक पहुंचाना होगा। उसके बाद मैं आराम से अमृता के कोख से उसका बच्चा खा सकती हूँ। काली नागिन और परी का भयानक युद्ध होने लगा। परी ने अपने पूरे शरीर को पत्थर के समान कड़ा कर लिया और काली नागिन पर हावी होने लगी। परी का प्रयत्न देखकर नागिन ने कहा, मूर्ख परी, तुझे क्या लगता है तू एक महान शक्तिशाली काली नागिन को अपने वश में कर सकती है? कभी नहीं।
उसके बाद काली नागिन ने परी को डस लिया। काली नागिन के डसते ही परी की तुरंत मृत्यु हो गई। एक साधारण परी होकर मुझसे मुकाबला करने आई थी। तभी अंदर से कराहने की आवाज आने लगी। प्रसव का समय नजदीक था और अमृता प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही थी। असहनीय पीड़ा उसका पूरा शरीर तोड़ रहा था। उसकी आवाज सुनकर काली नागिन अंदर की तरफ बढ़ने लगी कि तभी अचानक से परी की आंखें खुल गई और अपनी दोस्त की रक्षा में वो मरने के बाद भी शक्तिशाली आत्मा बनकर काली नागिन के सामने खड़ी हो गई। उसे देखकर काली नागिन बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मरने के बाद वापस कैसे आ सकती हो? मूर्ख काली नागिन, मैं अपनी दोस्त के लिए मर के भी वापस आ सकती हूँ। मैंने अपनी सहेली को वचन दिया है कि मैं उसके बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। अब तो मुझे साधारण समझने की भूल मत करना। आज तेरा अंत निश्चित है काली नागिन। परी और काली नागिन का भयंकर संग्राम शुरू हो गया। अंदर अमृता दर्द से तड़प रही थी। वो बार बार चिल्ला रही थी, युवराज कहाँ हो तुम? इस पीड़ा में मुझे अकेले छोड़कर तुम कहाँ चले गए? अपनी सहेली की आवाज सुनकर परी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। काली नागिन ने परी को दोबारा से डस लिया। उसके बाद परी जोर से हंसने लगी और बोली, दुष्ट काली नागिन, मैं अब एक आत्मा हूँ। मेरा शरीर हवा है। तू अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अब मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी, मूर्ख। तभी वहाँ पर अपनी माँ को ढूंढते हुए खुशी परी की बेटी आ गई। इतनी छोटी परी को देखकर काली नागिन जोर से हंसते हुए बोली, देख परी, तू मुझे अमृता के बच्चे को खाने दे, वरना मैं तेरी बच्ची को खा जाऊंगी। इतना कहकर काली नागिन ने परी की बेटी को अपने लपेट में ले लिया। तब खुशी परी बोली, छोड़ दे उसे। अगर तूने मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाया तो तू बहुत गंदी मौत मरेगी काली नागिन। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी वहाँ पर दर्द से कराहते हुए अमृता आ गई और उसने परी के बच्चे को अपने पास ले लिया और बोली, खुशी, तुमने मेरे बच्चे के लिए अपनी जान दे दी। अब मेरे जीते जी तुम्हारी बेटी को कोई छू भी नहीं सकता। मुझे भी अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, किंतु मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। प्रसव होने ही वाला था। अमृता ने अपने शरीर को मोड़ा और अपने बच्चे को अपने मुंह से निकालकर बाहर कर दिया और दर्द के मारे जोर से चिल्लाई, एक माँ की तकलीफ और एक माँ का दर्द तुझे देखना होगा काली नागिन। उसके बाद अमृता और परी की आत्मा दोनों ने मिलकर काली नागिन पर हमला करना शुरू कर दिया। अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और पूरी ताकत से काली नागिन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। काली नागिन के अंत के बाद अमृता परी से बोली, खुशी मेरी दोस्त, तुम परेशान मत होना। तुमने मेरे वंश के लिए अपनी जान दे दी है। तुम्हारी बेटी को मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी। आंखों में आंसू लेकर खुशी परी ओझल हो गई और अमृता अपने बच्चे और परी की बेटी के साथ अंदर चली गई। उसने दोनों की परवरिश बहुत अच्छे से की। काली नागिन की मृत्यु हो गई थी, इसलिए युवराज भी वापस लौट आया। अब वो लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। केवल वो लोग ही नहीं, पूरा नाग लोग खुशी खुशी रहने लगा। जादुई गोल्डन टमाटर के पौधे। सागरपुर गांव में मीनू अपनी दो बेटी स्नेहा और प्रिया के साथ रहती थी। प्रिया बड़ी और समझदार थी, लेकिन स्नेहा अभी ज्यादा समझदार नहीं थी। उनका एक छोटा सा सब्जियों का बगीचा था। मीनू और प्रिया मिलकर सब्जियां उगाया करती थी और फिर उन्हें बाजार में ले जाकर बेचा करती थी। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। आलू गोभी मटर ले लो। आलू 15 रुपए किलो और मटर 30 रुपए किलो। उनकी ताजी सब्जियों की बाजार में अच्छी मांग थी। कुछ ही समय में उनकी सारी सब्जियां खत्म हो जाया करती थी। सब्जियां बेचकर वो लोग घर आ जाया करते थे। घर पर मीनू की छोटी बेटी स्नेहा उन दोनों का इंतजार करती थी। स्नेहा के दिल में छेद था, इसलिए वो अधिकतर आराम ही किया करती थी। माँ, दीदी, मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए पकोड़े लेकर आई हो क्या? नहीं बेटी, आज बाजार में पकोड़े बेचने वाला आया ही नहीं था। तेरे लिए पकोड़े तो लेकर नहीं आए हैं, लेकिन देख हम तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। अरे वाह, सेम! आप मेरे लिए सेम लेकर आई हो मम्मी, लेकिन मेरा मन तो पकोड़े खाने का कर रहा था। स्नेहा को तली हुई चीजें बहुत पसंद थी, लेकिन तली हुई चीजें उसके लिए जहर से कम नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर द्वारा उसको तली हुई चीजें खाना सख्त मना था।
उसके ऑपरेशन के लिए ही उसकी माँ और बहन इतनी मेहनत किया करते थे और हर दिन की कमाई से वे लोग ज्यादातर पैसे अलग कर दिया करते थे। एक बार की बात है, प्रिया अपनी माँ से कहती है, आपको क्या लगता है माँ, स्नेहा के ऑपरेशन के लिए हम कब तक पैसे इकट्ठा कर पाएंगे? पता नहीं बेटी, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। मीनू और प्रिया स्नेहा को बहुत प्यार करती थी। वो किसी भी हालत में बस स्नेहा को ठीक करना चाहते थे। रोज सुबह 5 बजे वो दोनों बगीचे के लिए निकल पड़ते थे। सुबह 9 बजे तक खेतों का सारा काम निपटाकर बाजार में सब्जियां बेचने के लिए चले जाते थे और बाजार में धूप में घंटों खड़े रहकर सारी सब्जियां बेचा करते थे। एक दिन की बात है, मीनू और प्रिया खेतों में काम कर रही थी। तभी मीनू अपनी बेटी प्रिया से कहती है, प्रिया, आज सब्जियां बेचने तुम अकेले बाजार जा सकती हो क्या? हाँ माँ, मैं अकेले बाजार चली तो जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? गर्मियाँ आ रही हैं बेटी, गर्मियों में टमाटर के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं टमाटर के पौधे खरीद कर ले आऊँ। अभी से ही बाजार में टमाटर के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। फिर तो आप जरूर जाइए माँ और टमाटर के पौधे लेकर आइए, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी स्नेहा के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं। उसके बाद प्रिया सारी सब्जियां लेकर बाजार के लिए निकल गई और मीनू टमाटर के पौधे खरीदने के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद मीनू एक पेड़ों के नर्सरी में पहुंची। जी कहिए, कौन सा पौधा चाहिए आपको? भैया, मुझे टमाटर के पौधे चाहिए। माफ करना बहन, लेकिन मेरे पास टमाटर का एक भी पौधा नहीं है, सारे पौधे बिक चुके हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मीनू दूसरी नर्सरी में गई और बोली, बहन जी, टमाटर के पौधे हैं क्या आपके पास? नहीं बहन, टमाटर के पौधे तो सारे बिक चुके हैं। ठीक है बहन। उसके बाद मीनू कई और नर्सरी में गई, लेकिन उसे कहीं भी टमाटर के पौधे नहीं मिले। वो उदास हो जाती है और मन में सोचने लगती है, अब मैं क्या करूं? सोचा था टमाटर के पौधों से टमाटर उगाकर बेचूंगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी टमाटर का पौधा नहीं मिला। यही सोचते सोचते मीनू घर की ओर जा रही थी। तभी उसका ध्यान जंगल के बीच बने एक घर पर पड़ा। उस घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था और पूरे बगीचे की हालत खराब थी। एक बूढ़ी औरत बहुत मुश्किल से उस बगीचे की सफाई करने की कोशिश कर रही थी। मीनू उस बूढ़ी औरत के पास गई और उसने बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा, आपका बगीचा तो इतना बड़ा और खूबसूरत है, फिर इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई? अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटी, मेरे पास बड़ा बगीचा तो है, परंतु इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मेरी हालत देखो, मैं भला बूढ़ी औरत इतना सारा काम कैसे कर सकती हूँ? कोशिश तो मैं करती हूँ, पर मुझसे हो ही नहीं पाता। कोई बात नहीं अम्मा, मैं आपके बगीचे को साफ कर देती हूँ। इतना कहकर मीनू बगीचे की सफाई में लग गई। उसने बगीचे से सारे जंगली पौधे काट दिए और उसने पूरे बगीचे की बहुत अच्छे से सफाई की। सारे पौधों को पानी भी डाला। देखो अम्मा, अब लग रहा है ना ये बगीचा बिल्कुल साफ सुथरा। हाँ बेटी, तेरे हाथों में तो जादू है। अम्मा, मेरा भी एक बगीचा है, मैं उसमें सब्जियां उगाती हूँ। हाँ अम्मा, अब मैं चलती हूँ, घर में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे मेरा। अरे रुको तो बेटी, 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। इतना कहकर बूढ़ी औरत घर के अंदर जाती है और अंदर से एक छोटी सी पोटली लेकर आती है। पोटली देखकर मीनू कहती है, ये क्या है अम्मा? बेटी, इसमें टमाटर के पौधों के बीज है। तुझे टमाटर के पौधे उगाने थे ना, ले इसे ले जा और अपने बगीचे में बो देना। लेकिन अम्मा, आपको कैसे पता चला कि मुझे टमाटर उगाने हैं? मुझे सब कुछ पता रहता है बेटी, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। मीनू ने बूढ़ी अम्मा से वो पोटली ले लिया और वो घर की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर में मीनू अपने घर पहुंच गई। घर में प्रिया सब्जी बेचकर पहले ही घर पहुंच गई थी। उसने अपनी माँ से कहा, बड़ी देर लग गई आपको माँ, और टमाटर के पौधे कहाँ हैं? क्या बताऊं प्रिया, मैंने बहुत सारी नर्सरी में पूछा,
लेकिन कहीं भी टमाटर के पौधे मिले ही नहीं। जब मैं घर लौट रही थी तब जंगल में मुझे एक घर दिखा जिसके बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा था और एक बूढ़ी औरत अकेले बगीचा साफ करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने उन बूढ़ी औरत की बगीचा साफ करने में मदद कर दी। उसी वजह से मुझे आने में देर हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं माँ। और ये देखो बेटी, उस बूढ़ी औरत ने मुझे टमाटर के बीज दिए हैं। पता नहीं उस बूढ़ी औरत को कैसे पता चला कि मैं टमाटर के पौधे खरीदने गई थी। ये तो बहुत अजीब बात है, लेकिन कोई बात नहीं माँ, छोड़िए। हम इन बीजों को कल अपने बगीचे में उगा देंगे। इस बरस नहीं तो अगले बरस पौधे पर टमाटर आ ही जाएंगे। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। अगली सुबह मीनू ने अपने बगीचे में कुछ गड्ढे किए और उसमें टमाटर के बीज डाल दिए और गड्ढों में मिट्टी भर दी। प्रिया, जरा इन्हें भी पानी डाल दो। अभी डालती हूँ माँ। प्रिया ने जैसे ही उस जगह पानी डाला तो उन बीजों से तुरंत पौधे उगने लगे। ये सब देख दोनों माँ बेटी बहुत हैरान हो गए और पौधे के उगते ही उन पौधों पर टमाटर उगने लगे। लेकिन ये टमाटर अलग थे, क्योंकि टमाटर का रंग लाल नहीं था बल्कि वो तो गोल्डन कलर के थे। माँ, ये कैसा अद्भुत नजारा है। गोल्डन कलर के टमाटर, जरा तोड़कर तो देखो। हाँ बेटी, रुको, अभी देखती हूँ। मीनू ने एक टमाटर तोड़ा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि वो टमाटर सोने का था। प्रिया, ये तो सोने का टमाटर है। सारे पौधों पर सोने के टमाटर उगे हुए थे। मीनू के परिवार के तो भाग्य खुल गए थे। मीनू ने वो सारे टमाटर सुनार को बेच दिए और उनसे उसे बहुत सारे पैसे मिले। उन पैसों से मीनू ने अपनी छोटी बेटी स्नेहा का इलाज करवाया। मुबारक हो आपको, आपकी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब आपकी बच्ची किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह खेल कूद सकती है। बस कुछ दिनों तक इसका और ध्यान रखिएगा। ये सुनकर मीनू और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा बगीचा खरीद लिया और एक बड़ा घर भी। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। प्रिया, उन बूढ़ी औरत की वजह से आज हमारी जिंदगी बदल गई। मुझे लगता है हमें चलकर उन बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करना चाहिए और इस बार हम अपने साथ स्नेहा को भी लेकर जाएंगे। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद मीनू और उसकी दोनों बेटियां जंगल में गई, लेकिन वहाँ पर तो कोई घर ही नहीं था। माँ, यहाँ तो किसी का घर नहीं है। आपने कौन सा घर देखा था और कौन सी बूढ़ी अम्मा की मदद की थी? बेटी, उस दिन यहीं पर उनका घर था और बगीचा भी था, लेकिन आज तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी अम्मा प्रकट होती है और कहती है, ये सब तुम्हारे साफ दिल का परिणाम है बेटी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुमने निस्वार्थ भावना से मेरी मदद की, इसलिए मैंने तुम्हें जादुई गोल्डन टमाटर के पौधों का बीज दिया ताकि तुम अपनी बेटियों के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से जी सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। आज आपकी वजह से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तभी वो अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। वो लोग समझ जाते हैं कि उनकी मदद स्वयं फरिश्ते ने की है। वे तीनों आंख बंद करके बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।